हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है, हमारा जो आज का जो टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? पिछले क्लासेस में जो हमने न्यूमेरिकल्स किया था उसमें फ्रिक्शन को हमने नहीं लिया था, हमने फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे बात करी थी, है ना। फ्रिक्शन को कहने का मतलब है हमने फ्रिक्शन को अवॉइड कर दिया था, उस बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम समझेंगे फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है ना। तो हम फ्रिक्शन की जो बात करते हैं, फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, जैसे आप कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं, जब हम कार ड्राइव करते हैं तो गाड़ी इनिशियली पोजीशन पर रेस्ट पर रहती है और एक कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन को हम एक कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि अगर कार इस डायरेक्शन में मूव हो रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये है अपोजिंग फोर्स होती है। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, एन अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स in the opposing direction of the movement of the upper body is called friction force। तो क्या होगा, जब भी कोई कार मूव करेगी या कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। क्या? उसको रोकने वाला, उस मोशन को रोकने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं एग्जांपल दूं, हम लोग सब फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं अगर उस फुटबॉल को किक करूं तो वो कुछ समय मूव करने के बाद, जब उसका एक्सटर्नल फोर्स दिया तो वो मूव करेगी, कुछ समय के बाद वो बॉल रुक जाएगी। तो वो बॉल रुकी क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिटली वर्क कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। ठीक, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साथ, जैसे जैसे वो मूव करेगा एक्सटर्नल फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाई होने लगेगा, तो हमारी बॉल क्या है, कुछ समय के बाद रुक जाएगी। ये होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं बात करूं, देखिए ये एक ब्लॉक है, ठीक, ये किसी सरफेस पे रखा है ना। अगर मैं इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, तो फ्रिक्शन कहां लगाएगा, इधर। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, यहां पर लगेगी कि नहीं लगेगी, और मोशन कहां होगा हमारा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन इटसेल्फ। तो जो रिलेटिव मोशन है उसको तो रोक सकता है, लेकिन क्या, जब एक्सटर्नल फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा तो वो क्या मोशन को रोक सकता है? नहीं, है ना। नाउ फ्रिक्शन is a self-adjusting contact force that opposes the relative motion or the tendency of motion between the two surfaces। ये अभी हमने समझा। अब फ्रिक्शन क्या है? It is a component of contact force parallel to the surfaces in contact that opposes impending or the actual relative motion। ये सारी बात हमने कर ली कि फ्रिक्शन होता क्या। अब फ्रिक्शन के टाइप्स हम समझते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होता है। बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, या फिर हम कहें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन आपके सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसमें इतना नहीं है, हम बेसिकली बात करेंगे जो जो है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी बॉडी मूव करना चाह रही है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो जब तक वो गाड़ी मूव नहीं कर रही, उस स्टैटिक पोजीशन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इट प्रिवेंट्स मोशन अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। वो फोर्स जब गाड़ी स्टेशनरी पे है या फिर रेस्ट में है, रेस्ट कंडीशन में वो जो मैक्सिमम वैल्यू का फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका सेकंड टाइप। It acts when objects are sliding past each other। और अगर मैं सिंपली बोलूं कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद गाड़ी जब मूव करने लगती है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव करती है, उस केस में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स ज्यादा दे दी है। एक्सीलरेटर, कार की बात करें तो एक्सीलरेटर दबा दिया तो हमने क्या, फोर्स ज्यादा दे दी। स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे एक न्यूटन का फ्रिक्शन हमने फोर्स दिया तो फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, ठीक है, या फिर कार के ऊपर लगाएगा। अगर 2 न्यूटन का फोर्स दिया तो वो भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन। इस तरीके से होता है।
लेकिन उसकी लिमिट से बाहर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में आपका जो फ्रिक्शन होता है दैट इज वो चेंज नहीं होता। ठीक, नाउ रोलिंग फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जब कोई व्हील मूव करता है, एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस लाइक अ व्हील। ठीक, तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब वो व्हील मूव करता है, आपने देखा होगा साइकिल जब वो मूव करती है तो शुरू में आपको पैडल बहुत फोर्स लगाना पड़ता होगा, लेकिन जब वो मोशन में आ जाती है साइकिल तब आपको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है ना, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन जब वो स्पीड पकड़ लेती है तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, उस केस में चेंज नहीं होता। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए अ ब्लॉक स्लाइडिंग और एट रेस्ट ऑन अ सरफेस। अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो ये जो ब्लॉक है इस पे ये एक ग्रेविटी लग रही होगी और इतना ही ये नॉर्मल इस पे लगा रहा होगा और इस केस में फ्रिक्शन हो रहा होगा। तो स्टैटिक में क्या कोई मोशन होता है नहीं, मूव करने के पहले जितना फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एग्जांपल वो ही बता रहा है। इसी तरीके से ये जब फोर्स लगा यहां पर फ्रिक्शन भी लगा है ना, ये ग्रेविटी और ये नॉर्मल फोर्स, जितना हमारे बॉडी का वेट होगा उतना ही क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। जितना ये नीचे लगा रहा है उतना ही ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब क्योंकि फोर्स ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू हो गई, तो इस केस में ये बॉडी मूव करने लगेगी, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया है ना। वो बोलता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो भी 1 न्यूटन का, लेकिन उसका कुछ इंटेंसिटी है कि इतने न्यूटन फोर्स के बाद बॉडी मूव करने लगेगी। उस केस में क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्शन है वो सेम ही रहेगा। और ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल होगा जो मैं आपको समझा चुका हूं, व्हील का, साइकिल का, है ना। तो ये हमारा फ्रिक्शन था, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन था। इसमें थ्योरी हम पहले समझेंगे फिर हम इस पे न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन को, काइनेटिक फ्रिक्शन को अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, है ना। पहले तो हम समझे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एस। ठीक, अब इसमें एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू एस। एस का मतलब स्टैटिक। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें होता है। इसका बेसिकली मैं कहना चाहूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास बॉक्स है, अगर मैं उसको पुश कर रहा हूं तो जब तक पहले मैं उस पर 1 न्यूटन का लगाऊंगा, 2 न्यूटन का लगाऊंगा, 3 न्यूटन का लगाऊंगा, लेकिन कोई तो ऐसी कंडीशन आएगी जब वो बॉक्स मूव करने लगेगा। मान लेते हैं कि 4 न्यूटन के बाद वो मूव करने लगा बॉक्स, तो जब तक स्टैटिक है, जब तक वो बॉक्स मूव नहीं हुआ, उस पर वो मैक्सिमम जो आपकी मैक्सिमम फोर्स लग रही है वो स्टैटिक पोजीशन में, वो हमारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जब तक कोई ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी या कोई साइकिल मूव नहीं कर रही, जब तक वो स्टेशनरी पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड इट इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। ये ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर हम कह सकते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है ये हम डिटेल में समझ लेते हैं। इफ अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड फर्दर and sets body in motion, the friction opposing the motion is called kinetic friction। वो ये कह रहा है
कि अगर मेरे पास कोई बॉक्स है, ठीक, ये एक बॉक्स है, अगर मैंने इस पे 4 न्यूटन का लगाया तो वो मूव कर जाएगा। मैंने मान लीजिए 5 न्यूटन लगाया, तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक, इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक वाले में, वो जब तक बॉडी मूव करती रहेगी फ्रिक्शन सेम ही रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन लगता है वो जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा उसमें सेम फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में तो हम फ्रिक्शन चेंज होता रहता है ना, कि हमने 1 न्यूटन लगाया तो उसने भी 1 न्यूटन लगाया, फिर आप 10 न्यूटन लगाओगे, लेकिन उसकी लिमिट के बाद 10 न्यूटन के बाद अगर वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन से वो बॉक्स मूव करने लगता है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन की उसमें आता है। ठीक, तो हमें यह समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहती है जब तक वो मोशन में है। ठीक, और एक चीज और, इट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। कैसे, वो स्टेशनरी पोजीशन में वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो स्टेशनरी में बॉडी पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल हम साइकिल चलाते हैं, तो शुरू में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि साइकिल में जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब बॉडी मूव करने लगती है तो आपको पेडल बहुत हल्का लगेगा और आप इजीली मूव करते रहेंगे। तो उस केस में क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया और वो पूरी साइकिल के मोशन में सेम ही फ्रिक्शन रहता है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन किससे लेस होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में लेस होता है। ठीक है, और हम काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक, एक चीज और हम समझते हैं, देखिए ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स, ठीक, और इसको ये, मेरी इतनी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ये मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये एक मेरे पास मैन है, ठीक है, ये इसको पुश कर रहा है ना, ये बॉक्स को, तो इसका कुछ मास होगा, तो नीचे क्या फोर्स लगेगी, नीचे अगर इसका मैं मास बोल देता हूं 10 kg, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन फोर्स है इसमें, और जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ही नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगी, वो भी 100 न्यूटन। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इंटू 100, है ना, अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता था, निकाल लेता ना। ये होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब एक टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें थ्योरी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये स्टैटिक और काइनेटिक में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत बार पूछा है। तो क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। वो जो एरिया है कॉन्टैक्ट का, जब साइकिल और नीचे के सरफेस का जो कॉन्टैक्ट है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन, ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। वो जो सरफेस है जिससे वो साइकिल का कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उसको वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन, सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक, और तीसरी चीज तो मैंने आपको बताई थी, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is greater than the coefficient of kinetic friction for the same surfaces। कि हम जब शुरू में साइकिल चलाते हैं तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है,
है ना। लेकिन जब साइकिल मोशन में आ जाती है तो वो उसका फोर्स हमें कम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरे काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कैसा रहता है? सेम रहता है। लेकिन जब तक वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होता रहता है, जब तक मैक्सिमम फोर्स उस पर ना लगे। उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसलिए बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, ये आपका। अब इसके बाद एक ग्राफ हम समझ लेते हैं। ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ग्राफ between the applied force and force of friction या फिर frictional force। इज इट क्लियर? चलिए, ये ग्राफ इसलिए कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक, ये ग्राफ है मेरे पास। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं अपन, ये मैं मान लेता हूं ये है फोर्स ऑफ, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ठीक, हाँ, ये 0, ठीक है। ठीक, ये क्या है मेरा? स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये है एफ एस मैक्स। क्या था मेरा? क्या फॉर्मूला लिखा था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। ठीक, इसको मैं बोल लेता हूं ए, इसको बोल लेता हूं बी, और इसको बोल लेता हूं सी। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम पोजीशन है स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है, उसको हम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो यहां, ये है मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको मैं डिनोट करता हूं एफ एल। ठीक है, अब इसके बाद जब ये कंडीशन, इसको ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा दूर कर लो। ठीक है, ये है मेरा बी। तो जब उसने यहां से शुरू किया, स्टैटिक है ये, स्टैटिक, और ये कंडीशन क्या है? रेस्ट। तो ये यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन आया जब स्टैटिक पोजीशन में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो साइकिल पे जब हमने शुरू में चलाना शुरू किया, तो चलाने के पहले जो मिली सेकेंड, अब आपका होगा कि नहीं साहब चलाने के पहले, भाई जब वो फोर्स लगाएगा तो कुछ मिली सेकेंड्स के बाद ही तो चलेगा, है ना। तो जब ये मोशन पे आ गई, ये कंडीशन काय की है? मोशन वाली, बी। और जब वो मोशन में आ गई तो आपको साइकिल के पेडल में फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो साइकिल का जो व्हील है वो मोशन पे आ गया, है ना। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे, हाँ, क्या बोलेंगे? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी मोशन की। समझ में आया कैसे? भाई यहां से, ये यहां से
यहां तक क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। जीरो से साइकिल चलाना शुरू किया तो उसके चलने के पहले तक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगा, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो यहां तक। और जब साइकिल चलने लगी तो यहां से जो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा कम होके फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन एक जैसा रहा, है ना। तो ये मोशन की कंडीशन हो गई और ये रेस्ट की कंडीशन हो गई। ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया और ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ये सेम हो गया। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज कर सकते हैं, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना, और उसकी कुछ लिमिटेशन है। अगर वो फोर्स की लिमिटेशन के बाद कोई ज्यादा फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करेगी, मूव करने लगेगी। उस केस में फ्रिक्शन कम हो जाएगा और पूरी मोशन में फ्रिक्शन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आपसे। अब ये बोलते हैं व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो ये किस चीजों पर डिपेंड करता है, चलिए। अब हमें मालूम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार की बात करूं, इंटरलॉकिंग, नो टाइम टू इंटरलॉक, है ना। कैसे, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, वंस इन मोशन surface irregulation don't have enough time to sink into each other and lock deeply। अब ये कहानी है, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। मैं आपको ये बता देता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से क्यों कम होता है। फॉर एग्जांपल एक कार है मेरे पास, अब वो कार का जो टायर है वो क्या है, रबर है, और नीचे मैं मान लेता हूं कोई पत्थर है या कोई ब्लॉक्स का है ना। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, कार का टायर और नीचे का सरफेस, वो क्या है, स्टैटिक पोजीशन में इंटरलॉकिंग होती है। उनको कहने का मतलब है अच्छा ग्रिप मिलता है, इसलिए फ्रिक्शन हमें ज्यादा फील होता है। लेकिन जब मोशन हो जाता है तो वो फ्रिक्शन फोर्स सेम हो जाता है ना। तो इंटरलॉक, बॉन्डिंग और एक उसमें इनर्शिया भी मैटर करता है ना। तो ये हम समझते हैं कि वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन दी स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। अब क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में क्योंकि व्हील मूव करने लगा है तो वो इंटरलॉकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। वो जो ग्रिप, दोनों का जो इंटरलॉकिंग है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का और नीचे का रफ सरफेस का, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता क्योंकि मोशन में आ जाती है बॉडी। वो व्हील बहुत फास्टली मूव करने लगता है, इसलिए वो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती। लेकिन जब गाड़ी रेस्ट पे होती है, खड़ी होती है, तो वो उनकी अच्छी इंटरलॉकिंग होती है। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक चीज से समझते हैं, आपको और इसका सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अब मेरे पास है एक कंडीशन। अब हमने माना था ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। हमने क्या बताया था, 4 न्यूटन के बाद अगर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी मूव करने लगेगी। तो हम वही ले लेते हैं, मान लीजिए ये कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। ठीक है, अपन इजी करने के लिए इसका जो मास है, मास हम मैं मान लेता हूं 2 kg। ठीक है, इसका भी 2 kg मान लेता हूं और इसका भी 2 kg मान लेता हूं। तीनों पे कोई फोर्स लग रही होगी, F। इज इट क्लियर? चलिए, हाँ, अब एक टेबल से हम अगर समझें, ये फोर्स और
ठीक है। अगर मैंने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन मुझे कितना लगेगा? 1 न्यूटन लगेगा ना। इसमें बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब 2 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जितना फोर्स दो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स हमारे ऊपर लगाती है। इस केस में भी ये हो जाएगा। 3 न्यूटन किया, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो 3 न्यूटन लगाया, इस केस में भी 0 किया। 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स हमारे ऊपर लगाया ना, तो बॉडी क्या करने लगी? ये क्या है? मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स मतलब लिमिटिंग फोर्स। इसके बाद जो भी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करने लगेगी। इस केस में भी एक्सेलरेशन 0। अगर मैं बोलूं मैंने 6 न्यूटन लगाया तो बॉडी कितना देगी? बताइए। 6 न्यूटन लगाने के बाद बॉडी मूव करने लगेगी, है ना? हाँ, तो क्या होगा? 6 न्यूटन अगर मूव करने लगा तो 6 माइनस ये, तो मेरे पास कितना फ्रिक्शन होगा? 2 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन में कैसे निकालूंगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मेरे पास F माइनस एफ अपॉन m, है कि नहीं? F क्या है मेरे पास? 6 माइनस 2 और मास कितना है? 2 kg। तो ये हो गया 4/2 हो गया। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आया? 2। अगर मैं इसमें 8 न्यूटन लगाऊं तो जब बॉडी मोशन में आ गई तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब साइकिल मोशन में है तो मेरा जो फ्रिक्शन है वो सेम रहेगा जो इस कंडीशन में था। ठीक है। इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन फोर्स क्या है? 8 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 2 अपॉन मास मेरा 2 है, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2। इस केस में एक्सेलरेशन होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटेशन है कि उससे ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करने लगेगी। एक लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन का मतलब है एक पॉइंट के बाद अगर उस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मोशन में हो जाएगी, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे आगे चल के। थोड़ी थ्योरी और है वो हम निपटा के फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम समझते हैं फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज अ कॉज ऑफ मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वॉक भी नहीं कर पाते, है ना? फ्रिक्शन है इसलिए हम वॉक कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इंटरलॉकिंग ऑफ द सर्फेसेस। देखो, while मूविंग अ पर्सन और व्हीकल, हम क्या करते हैं जब वॉक करते हैं तो अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, है ना? वो हमारा एक्शन है। और फ्रिक्शन क्या करता है? हमें फॉरवर्ड, वॉकिंग के केस में फॉरवर्ड फोर्स लगाता है फ्रिक्शन, इसकी वजह से मोशन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम क्या कर जाएंगे? स्लिप कर जाएंगे एंड देयर विल बी नो मोशन। ये हमारा एक वॉकिंग का ये होता है। ठीक। एक और होता है ब्रेकिंग सिस्टम। आपने देखा होगा हमारी गाड़ियों में ब्रेक पैड्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं, है ना? तो वो ब्रेकिंग सिस्टम भी क्या है? फ्रिक्शन की वजह से है। फ्रिक्शन बिटवीन brakes and pads and the wheel drum mechanism slows down the rotation of wheel।
वो व्हील को रोटेशन ऐसे पकड़ लेता है और वो फ्रिक्शन के कारण हमारा जो व्हील है वो स्लो डाउन करने लगता है, अलाउइंग व्हीकल्स टू स्टॉप। तो उस फ्रिक्शन के कारण वो व्हील स्लो डाउन होने लगता है और फाइनली रुक जाता है। ठीक, वॉकिंग ऑन आइस, आइस के केस में क्या है, फ्रिक्शन की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम स्लिप कर जाते हैं। मड पे इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम स्लिप कर जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट जो पुलिस पे लगे हुए, हमारी गाड़ियों में जो बेल्ट्स लगे हुए हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो बेल्ट क्या करेंगे, निकल जाएंगे या फिर टूट जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन होने की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो बेल्ट अपने पुली में से स्लिप कर जाएगा। अब फ्रिक्शन होने की वजह से वो कन्वेयर बेल्ट प्रॉपरली चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। नाउ लाइटिंग अ मैच बॉक्स, हमने देखा है जब हम मैच बॉक्स जलाते तो उसमें भी क्या है, वो जो एक स्ट्रिप है उस पर रफ सरफेस बनी रहती है, ताकि आप जब जलाओ स्टिक को तो वो फ्रिक्शन की वजह से हमारी मैच बॉक्स जल जाती है। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉजेज ऑफ द मोशन। सो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज अ कॉज ऑफ मोशन। तो ये हमारा फ्रिक्शन था। इससे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इन सब का हमने आज डीप एनालिसिस किया। अब इस पे क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट आज का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट कंटिन्यूअसली ला सके। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा या टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।